आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिंदी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3 जिसका टाइटल है आरंभिक नगर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। यदि आप इतिहास सीखना चाहते हैं, इतिहास को रटना नहीं चाहते हैं, या किसी भी अदर सब्जेक्ट को आप समझते हुए सीखना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आकिब जावेद अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग स्ट्रीट में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के क्लास के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि हम हमारा जो टाइटल है हम इस क्लास की शुरुआत यहीं से करते हैं। उससे भी पहले हम करते क्या है, थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, वहाँ से ये बातें समझ में हमको आ जाएगी कि आज से लगभग 150 साल पहले वर्तमान पाकिस्तान का पंजाब का जो इलाका है उसमें एक जगह है हड़प्पा। वहाँ रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, यानी पाकिस्तान के पंजाब के इलाके में रेलवे लाइन अंग्रेजों के द्वारा बिछाई जा रही थी और रेलवे लाइन बिछाए जाने के लिए ईंटों की ज़रूरत थी। अंग्रेजों को क्या हुआ कि उसी हड़प्पा नामक स्थल से ईंटें मिल गई, ज़मीन में कुछ गड़ी हुई ईंटें थी, वो ईंटें मिल गई। उन ईंटों को अंग्रेजों ने अंधाधुंध तरीके से निकालकर रेलवे लाइन बिछाई और रेलवे लाइन का काम पूरा हो गया। उसके बाद लगभग 80 साल बाद, यानी कि आज से लगभग 100 साल पहले क्या होता है कि उसी हड़प्पा नामक जो नगर है उसकी खुदाई होती है और खुदाई होने के बाद क्या मिलता है कि एक पूरा कंप्लीट शहर सामने आता है। क्योंकि सबसे पहले खुदाई हुई थी हड़प्पा नामक नगर पे हुई थी, फिर बाद में भारत के अन्य कई जगहों पर भी उस तरीके की खुदाई होती है और उसी तरीके के मिलता जुलता जो शहर है सामने निकल कर आता है। क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नगर की हुई थी और उस तरीके से उसी के जैसे और भी शहर खुदाई के बाद निकलते हैं। इसी कारण हम करते क्या है कि उन शहरों को क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगरे कहते हैं या हड़प्पा सभ्यता की शहरें कहते हैं। अब उन शहरों की जो संस्कृति थी, जो कल्चर थी, जो बनावट थी, या हम कह सकते हैं कि उस शहरी सभ्यता की जो भी बनावट थी उन सारे शहरों में देखने को मिलती थी। इसलिए सबसे पहले खुदाई हुआ हड़प्पा का हुआ। इसलिए हम करते क्या है कि उस पूरी सभ्यता को हम हड़प्पा के नाम पे ही उसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। एक चीज़ और है कि हम उसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि एक चीज़ आप देख लें, आज से 150 साल पहले है ना, कहाँ, तो पंजाब के इलाके में। कौन सा पंजाब का इलाका? तो आज वर्तमान का जो पाकिस्तान का इलाका है, पाकिस्तान के पंजाब का जो इलाका है, वहाँ पे क्या हुआ, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। रेलवे लाइन बिछाई जाने के लिए क्या चाहिए था, ईंटों की ज़रूरत थी। अंग्रेजों ने क्या किया, ईंटों को उसी जगह से, यानी कि हड़प्पा नामक जो जगह है वहाँ से ईंटें निकाली और रेलवे लाइन उसका काम पूरा कर लिया। उसके बाद लगभग आज से 100 साल पहले क्या होता है, 100 साल पहले फिर से उस हड़प्पा नामक जगह की खुदाई की जाती है। हड़प्पा नामक जगह की खुदाई की जाती है और एक संपूर्ण शहर कंप्लीट नगर निकल कर सामने आता है और वो नगर क्या था, हड़प्पा। बाद में और भी बहुत सारे जो शहरें हैं खुदाई के बाद निकलती हैं और उन सब में जो कुछ खास सिमिलरिटी है, समानता उन सारे शहरों में एक सिमिलरिटी देखने को मिलती है, समानता देखने को मिलती है और पता चलता है कि वो सारी शहरें एक ही समय की शहरें हैं। क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नगर इसकी खुदाई हुई थी, अतः इस सभ्यता का नाम हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता कहलाता है। एक चीज़ और ख़ास है, इसे हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। उससे भी पहले एक चीज़ और समझ लेना जरूरी है कि ये जो शहर निकल कर सामने आए, ये इस भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पहले शहरों में से एक थे। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। उससे पहले इस भारतीय उपमहाद्वीप में कभी शहर या नगर सामने नहीं आए थे। इसलिए क्या कहा गया है टाइटल को, आरंभिक नगर। यानी कि सबसे पहले के जो नगर थे उनको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, या हड़प्पा सभ्यता क्या है, सबसे पहली एक नगर सभ्यता है। इस भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहली जो शहरी सभ्यता का नाम है वो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता कहने का क्या मतलब हुआ? तो जब इन शहरों की खुदाई होगी तो इनमें से अधिकांश शहर जो है या तो सिंधु नदी के किनारे मिले या उसकी जो सहायक नदियां थी उनके किनारे मिले। जितनी भी शहरें जो है देखने को मिलती है उन शहरों में कुछ नाम आपको याद रखें कि हड़प्पा तो एक हो ही गया, उसके बाद जो है मोहनजोदाड़ो, उसके बाद जो है लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा, ये सारी जो है उस समय की सुरकोटदा शहरें हैं, उस समय की ये शहरें हैं। रंगपुर, तो कुछ शहरों के नाम दिए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। तो इनमें से जो अधिकांश शहरें थी वो या तो सिंधु नदी के किनारे बसी थी या सिंधु नदी के जो सहायक नदियां हैं उन नदियों के किनारे बसी हुई थी। इसलिए इस हड़प्पा सभ्यता को भी क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। यानी कि दोनों लगभग एक ही चीज है। दोनों जो है इस भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली जो है एक नगरीय सभ्यता है। इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े उससे भी पहले यदि जो है आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा है शेयर करें। अब हम करते क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की जो खास विशेषताएं हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और उसको हम देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास विशेषताओं में से क्या है? उसकी शहरी बनावट है, यानी कि शहरी संरचना है। शहरी संरचना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर जो है शहर जो है किस तरीके के हड़प्पा सभ्यता के शहर जो है बनाए जाते थे या बसाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की शहरी संरचना के बारे में पढ़ने से पहले ये समझ ले कि हड़प्पा सभ्यता को बनाने से पहले एक प्लान किया जाता था, प्री प्लान्ड जो है शहर बसाए जाते थे। शहर बसाने से पहले उसके बारे में पूरी रणनीति तय की जाती थी, उसके बाद जो है शहर जो है हड़प्पा सभ्यता के बसाए जाते थे। तो इस हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में से जो सबसे पहली विशेषता है हम उसकी शहरी बनावट जो है, शहर की जो संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता की और जो विशेषता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह करना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो शहरें हैं वे दो भागों में बटी होती थी, ये आप ध्यान रखिए। पहला भाग जो है पूर्व का होता था और दूसरा भाग जो है पश्चिम का होता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता जो है दो भागों में सामान्यता बटी होती थी। कुछ शहरें ऐसी हैं जो तीन भागों में बटी होती थी, लेकिन अधिकांश जो शहरें होती थी उनको दो भागों में ही बांटा जाता था, यानी दो भागों में ही बटी होती थी और उनका डायरेक्शन जो है पश्चिम और पूर्व का इलाका होता था। अब दूसरा चीज ये समझना है कि ये जो पश्चिम का इलाका होता था, यानी पश्चिम का जो एरिया होता था, इसको जो है ऊंचाई पर बनाया जाता था, ऊंचाई पे बनाया जाता था। यानी कि ये जो है उस शहर की जो स्ट्रक्चर है इसको ऊंचाई पर बनाया जाता था। ऊंचाई पर बनाने का मतलब क्या हुआ कि पश्चिम का जो इलाका है उस इलाके में पहले मिट्टी भरकर उसको नॉर्मल जो जमीन है उससे ऊंचा किया जाता था। यानी हम कह सकते हैं कि इसको सबसे पहले या तो एक चबूतरे बनाए जाते थे या टीला, हम कह सकते हैं। टीला या चबूतरा क्या होता है कि आसपास के जमीन से जो ऊंचा का इलाका होता है, ऊंचा इलाका होता है, वो टीला या चबूतरा कहलाता है। ये पश्चिम का जो इलाका होता था इसी चबूतरे या टीले पर बनाए जाते थे। यानी कि ऊंचाई पहले मिट्टी भर दे, उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है इमारतें वगैरह या जो भी चीजें उसके अंदर बनानी होती थी उस चीज को हम बनाते थे। तो पश्चिम का इलाका जो होता था, पश्चिम का जो क्षेत्र होता था ऊंचाई पर बनाया जाता था, चबूतरे या टीले पर बनाया जाता था, मिट्टी भरकर इसको किया जाता था। ये वाला इलाका जो है शहर का वो कहलाता था नगर दुर्ग, नगर दुर्ग कहलाता था। ठीक उसी तरीके से जो पूरब का इलाका है वो क्या कहलाएगा, वो जो है नीचे होता था। यानी कि अगर पश्चिम वाला इलाका ऊपर हो गया तो अपने आप जो है पूरब का इलाका जो है नीचे हो जाएगा और इसको जो है हम क्या कहते थे, निचला नगर कहते थे, निचला नगर कहलाता था। पूर्व का इलाका निचला नगर, पश्चिम का इलाका जो है क्या कहलाता था, पश्चिम का इलाका जो है नगर दुर्ग कहलाता था। इसको देखकर एक चीज तो क्लियर हो जाएगा कि पूर्व का जो इलाका होता था वो नॉर्मली जो है बड़ा होता था और पश्चिम का जो इलाका होता था वो छोटा होता था।
इस इमेज में भी आपको देखने से पता चल जाएगा इस स्ट्रक्चर में कि पश्चिम का इलाका जो देख रहे हैं वो पूर्व की तुलना में छोटा था और पश्चिम का इलाका जो है पूर्व का इलाका जो है पश्चिम की तुलना में बड़ा है। पश्चिम का इलाका जो है ऊंचाई पर होता था, नगर दुर्ग कहा जाता था, और ये जो है क्या होता था, छोटा होता था, जबकि पूर्व का इलाका नीचे होता था, निचला नगर कहा जाता था और बड़ा होता था। इतना चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब जो है हम आगे पश्चिम के इलाके में और देखते हैं कि चूंकि ये पश्चिम का इलाका होता था और इस इलाके में जो इमारतें बनाई जाती थी या इमारत का जो संरचना होता था वो क्या होता था, पूरब की जो इमारतें होती थी उसकी तुलना में पूर्व की तुलना में ये बड़े बड़े इमारत होते थे, बड़े बड़े इमारत होते थे। पश्चिम के इलाके में जो भी इमारत बनाई जाती थी, जो भी स्ट्रक्चर बनाया जाता था, वो जो है पूर्व की इमारतों की तुलना में छोटा होता था। अब क्या होगा, तो पूर्व के इलाके में जो इमारतें बनाई जाएंगी वो जो है पश्चिम की तुलना में छोटा होगा, पश्चिम की तुलना में छोटा होगा। एक चीज अब तक जो है आपको यह समझ में आ जानी चाहिए कि ये इलाका छोटा है लेकिन इसकी इमारतें जो है बड़ी बड़ी होती थी, जबकि पूर्व का इलाका जो है बड़ा होता था लेकिन इसकी इमारतें छोटी छोटी होती थी। इसको देखकर एक अंदाजा लगाया जा सकता था कि पश्चिम का इलाका क्या था, बड़ा बड़ा, इसकी इमारतें बड़ी बड़ी होती थी, संरचना जो है अलग होती थी, खास किस्म की इमारतें बनाई जाती थी। यानी कि इस पश्चिम के इलाके में हम कह सकते हैं कि जो राजा लोग होते होंगे या जो प्रशासक होते होंगे, या हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि पुरोहित वगैरह। पुरोहित कौन लोग होते हैं, पुरोहित वो लोग होते हैं जो धर्म से रिलेटेड काम को पूरा करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ वगैरह कहलाते हैं, पूजा वगैरह कराते हैं, या जो भी धार्मिक कार्य है उसको पूरा कराते हैं, वो पुरोहित कहलाते हैं। पश्चिम का स्ट्रक्चर देखकर ऐसा ही लगता है कि पश्चिम का इलाका जो है उसमें जो है या तो राजा लोग रहते हो, अगर राजा जैसे कोई चीज हो, या उस इलाके में प्रशासक रहते हो, या वहां का इलाका जो है पुरोहित लोग रहते थे। अब जो है पूर्व का इलाका में क्या होगा, तब पूर्व के इलाका में जो है सामान्य जनता रहती होगी, और ऐसा देखकर लगता है कि जो आम जनता थी वो इस इलाके में रहती थी, यानी कि पूर्व के इलाके में जो है आम जनता रहती थी। ये शहर की जो है खास विशेषताओं में से एक है। ये इतना सारा चीज लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। एक और खास चीज है इन शहरों की, हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की, जो भी नगर या शहर होते थे वो या तो 2 भागों में बटे होते थे या 2 से ज्यादा यानी कि 3 भागों में बटे होते थे, और ये इलाका जो है ना ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे होते थे। यानी कि पश्चिम और पूर्व का इलाका जो है क्या होता था, इसको चारों तरफ से ईंट की दीवारों से घेर दिया जाता था, जिसको आज के लैंग्वेज में हम किलाबंदी कहते हैं। जब हम किसी शहर को चारों तरफ से घेर देते हैं, ऊंचे ऊंचे दीवारों से घेर देते हैं, ये विशेषताएं जो है आपको जो है मौर्य वंश के अंतर्गत मगध जो साम्राज्य था, मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो है ये चीजें दिखने को मिलेगी कि उस समय की जो राजधानियां होती थी उसके चारों तरफ जो है ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े मजबूत दीवारें खड़ी कर दी जाती थी, ताकि जो है कोई अगर आक्रमण करना चाहे तो आसानी से उस शहर को न जीत सके। हो सकता है बाहरी आक्रमण से बचने के लिए भी इन इलाकों को, पूर्व का इलाका भी जो है चारों तरफ से ईंट से घेर दिया जाता था और पश्चिम का इलाका भी चारों तरफ से ईंट से घेर दिया जाता था। इतना चीजें जो है आपको अब तक समझ में आ गई होंगी कि शहर की संरचना जो है कैसे होती थी। अब हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा और इसको और थोड़ा सा ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि पश्चिम का इलाका, मैंने पहले ही कहा कि पश्चिम के इलाके में कुछ खास इमारतें बनाई जाती थी, कुछ इमारतें ऐसी होती थी जो विशेष होती थी। उस तरीके की इमारतें जो है आपको पूर्व के इलाके में देखने को नहीं मिलेगी। हड़प्पा सभ्यता की एक शहर है जिसे हम मोहनजोदाड़ो कहते हैं, मोहनजोदाड़ो के नाम से जानते हैं। इस शहर में एक खास जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम स्नानागार कहते हैं, स्नानागार कहते हैं। एक ऐसा जगह जहां लोग जो है स्नान करते हो, या आज के लैंग्वेज में अगर हमसे कोई पूछे ये आखिर स्नानागार क्या है, तो आज का जो स्विमिंग पूल है उसे ही हम स्नानागार कहते हैं। ठीक स्विमिंग पूल के जैसा ही स्ट्रक्चर उसका था। उस स्नानागार का स्ट्रक्चर जो था, बनावट जो था,
वो ठीक आज के जो स्विमिंग पूल होते हैं उसके जैसा था। उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, कौन सा जगह था? तो सबसे पहले वो जगह था हड़प्पा जगह। हड़प्पा के कौन से इलाके में? हड़प्पा जो है 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्व और पश्चिम। चूंकि पश्चिम का इलाका जो है खास स्ट्रक्चर बना होता था, उसी में जो है हमको स्नानागार जो है देखने को मिलता है। मान लेते हैं ये हमारा मोहनजोदाड़ो के अंतर्गत स्नानागार है या स्विमिंग पूल है। इसकी खास विशेषता क्या थी कि इसके दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी, इधर से भी और इधर से भी, 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी। इस स्विमिंग पूल की जो दीवारें थी उनको जो है अच्छी तरीके से क्या किया गया था? प्लास्टर किया गया था और चिनाई किया गया था। पानी नहर से इस स्विमिंग पूल से, इस स्नानागार से, तो इसके अंदर क्या किया गया था? चारकोल से इसकी जो है लेप किया गया था। यानी कि जो फर्श था, इस स्नानागार का जो फर्श था उसको चारों तरफ से नीचे से क्या किया गया था? चारकोल से उसकी लेप किया गया था, ताकि पानी जो है नीचे की तरफ न रिसे। और जो है इसकी खास विशेषता क्या थी इस स्नानागार की? तो इसके चारों तरफ जो है ना कुछ क्या बात है, कमरे बनाए गए थे। जैसे इसके चारों तरफ, बीच में जो था घर के आंगन में हम कह सकते हैं कि यह स्नानागार था, और उसके चारों तरफ जो है क्या बनाया गया था? मकान बनाया गया था, यानी कि कमरे जो है बनाए गए थे। चारों तरफ जो है कमरे बनाए गए थे, और कोने में एक जगह एक कुआं भी था। आपको अब समझ में आ गया होगा, बीच में स्नानागार है, यानी आंगन में जो है स्नानागार है, स्विमिंग पूल है, उसके चारों तरफ जो है कमरे हैं। एक किनारे पे जो था उसमें कुआं था। कुआं क्यों होगा? तो कुआं जो है इसमें जो है पानी भरने के लिए जो है उस कुएं का इस्तेमाल किया जाता होगा। और ठीक जो है इस जो बिल्डिंग था इसके किनारे से क्या था? एक नाली जो है निकला हुआ था, यानी कि स्नान करने के बाद या इसमें का पानी जब निकालना चाहें तो इसके थ्रू ये पानी जो है बाहर भी निकाल दिया जाता था। यानी कि इतने बेहतरीन तरीके से जो है इसका डिजाइन किया गया था। अब सवाल आता है कि आखिर इस स्विमिंग पूल का इस्तेमाल कौन करते थे? तो अभी जो है आपने सीखा कि पश्चिम के इलाका जो है हो सकता है कि महंगा इलाका हो, पोश इलाका हो, राजा वगैरह पुरोहित वगैरह रहते हो, और वही जो है या तो हो सकता है राजा लोग इसमें स्नान करते हो, उस समय के जो प्रशासक लोग होते होंगे वो स्नान करते हो, या जो पुरोहित लोग होते होंगे जो धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कर्मकांड या धार्मिक कार्यों को पूरा करने से पहले स्नान करने के लिए जो है इस स्नानागार का इस्तेमाल करते होंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि खास इमारतों में से एक इमारत, सबसे खास विशेषताओं में से एक विशेषता ये है कि स्नानागार देखने को मिलता है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्नानागार ही था, ठीक इसी तरीके से पश्चिम के इलाके में भी कौन कौन से? तो कालीबंगा भी एक जो है हड़प्पा सभ्यता की एक नगर है। लोथल भी जो है हड़प्पा सभ्यता की एक नगर है। यहाँ से इस पश्चिम वाले इलाके में अग्निकुंड का प्रमाण मिलता है, अग्निकुंड का प्रमाण मिलता है। ठीक इसी तरीके से पश्चिम वाले इलाके में कौन कौन से जगह पे? तो हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, या हम कह सकते हैं कि लोथल में क्या मिलता है? इसी पश्चिम वाले इलाके में इन सारे जगहों पर, हड़प्पा भी एक शहर है, मोहनजोदाड़ो भी एक शहर है, लोथल भी एक शहर है, इस जगहों में एक बहुत बड़ा जो है भंडारगिरी देखने को मिलता है। भंडारगिरी क्या होता है कि जहाँ जो है अनाज को स्टोर करके रखा जाए। तो शायद उस समय के जो प्रशासक, जो पुरोहित या जो राजा लोग होते थे वो संकट काल से बचने के लिए या जो है अनाज की किल्लत से बचने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किसी भी तरीके से क्या करते थे? अनाज को इकट्ठा करते होंगे, एक जगह रखते होंगे, ताकि क्या किया जाए? अनाज को जो है सही तरीके से सप्लाई किया जा सके। आप देख रहे हैं हम जो पढ़ रहे हैं आज जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि आखिर हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, फिर हड़प्पा सभ्यता उसका नाम क्यों पड़ा, फिर हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के उस शहरों के नाम देखें, फिर हमने ये भी देखा कि उस हड़प्पा सभ्यता की और क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता है, तो फिर उसको सिंधु घाटी सभ्यता हम क्यों कहते हैं। फिर आगे उस चैप्टर के अंतर्गत हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास चीज़ों में से एक चीज़ थी उस शहर की बनावट। हमने शहर की बनावट भी देखी, और उसके बाद देखा कि पश्चिम का जो इलाका था उसमें जो है कुछ खास इमारतें, कुछ खास संरचना जो है उस समय के राजा, प्रशासक या जो भी पुरोहित लोग होते थे उनके द्वारा बनाया जाता था। उनमें हमने एक में देखा मोहनजोदाड़ो में कि स्विमिंग पूल जैसा कोई चीज़ था जिसे स्नानागार कहते हैं। फिर हमने कालीबंगा और लोथल में देखा कि अग्निकुंड जैसा
कोई चीज जो है देखने को मिलता है। और फिर आगे चल के हमने देखा कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जो है तीनों जो है काफी फेमस शहरें हैं। इन जगहों पर भी क्या मिलता है, भंडार गृह मिलता है, जहां हो सकता है कि उस समय जो है अनाज को स्टोर करके इन इलाकों में रखा जाता हो। अब एक चीज आप ये भी समझ लीजिए कि मैंने क्लास शुरू करने के टाइम में ही ये बताया था कि यदि आप इतिहास को रटना नहीं चाहते बल्कि समझते हुए सीखना चाहते हैं, कंसेप्ट बेस्ड स्टडी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका विषय जो है एक समझ विकसित हो, हिस्ट्री ही क्यों, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन विषयों को भी आप यदि समझते हुए सीखना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करें। ये बात मैंने पहले भी बोला था और अभी जो है आपने देखा कि किस तरीके से जो है इसको एक्सप्लेन किया गया। हमने यहाँ पे कोई चीज़ जो है आपको रटने के लिए नहीं दिया, ये सारी चीज़ें जो है समझने वाली चीज़ें हैं। दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो याद करने वाला हो, हम उसको बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते हैं या समझने की कोशिश नहीं करते हैं। सब जो है जितनी भी सारे सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, वो सारे समझ वाली विषय हैं, कंसेप्ट वाली विषय हैं। अगर उसको समझते हुए पढ़ा जाए तो सारे सब्जेक्ट में जो है आपका इंटरेस्ट जो है क्रिएट हो सकता है। इसलिए आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि यदि जो है अगर आप इतिहास सीखना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना से ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब जो है हड़प्पा सभ्यता की और भी खास विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब जो है हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता की और कुछ खास विशेषताएं हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर जो है सिंधु घाटी सभ्यता की और कौन कौन सी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर जो है न केवल आपके सिलेबस के लिए बल्कि भारत में होने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ेंगे भवन के बारे में। उस समय के जो नाले थे, उस समय के नाले जो है खास होते थे और उस समय की जो सड़कें होती थी वो भी खास थी। पहले ही मैंने ये चीज़ बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो नगरें होती थी वो बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से बनाई जाती थी, प्री प्लान्ड तरीके से बनाई जाती थी, मनमाने ढंग से नहीं बनाई जाती थी। हर चीज़ जो है प्लान्ड से था, बना था, हर चीज़ प्लान्ड किया हुआ था। ऐसे भी किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ जो है नगर, नाले या उस शहर की कोई भी चीज़ जो है ऐसे ही नहीं बना दिया जाता था मनमाने ढंग से। सबकी जो है प्री प्लान्ड होता था, सारा प्री प्लान्ड होता था। अब देखते हैं कि भवन कैसे होते थे। तो उस समय के भवन जो होते थे सामान्यतः जो है 1 या 2 मंजिले होते थे। उस समय के भवन जो है 1 या 2 मंजिले, कहीं कहीं जो है 3 मंजिले भी भवन जो है देखने को मिलता है। ये भवन जो होते थे सामान्यतः बीच में, इस घर के बीच में आंगन होता था। इन घरों के बीच में क्या होता था, आंगन होता था और उसके किनारे किनारे क्या होते थे, कमरे होते थे। किनारों पर कमरे होते थे, किनारों पर कमरे होते थे। ये घर के और एक किनारों पर कहीं जो है कुएं वगैरह भी सामान्यतः पाए जाते थे। उस घर में नहाने के लिए स्नान गृह भी होता था। जैसे आप देख सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये हमारा मकान है, तो मकान में बीच में अगर हम मान लेते हैं कि ये मकान का आंगन है ना, तो आंगन तो होता ही था, उसके चारों तरफ जो है कमरे होते थे, कमरे पाए जाते थे चारों तरफ। और एक जगह कहीं कुआं भी हो सकता था और उसी में एक जगह कंपलसरी तरह था कि कोई ना कोई स्नान गृह, नहाने के लिए स्नान गृह या बाथरूम वगैरह भी बनाया जाता था। ये शहर की, ये मकान की खास विशेषताओं में से विशेषताएं हैं कि आंगन बीच में, कमरे किनारे पे, उसमें एक कुआं हो सकता था और नहाने के लिए एक जो है स्नान गृह या बाथरूम हो सकता था। इन मकानों की एक सबसे खास विशेषता ये थी, ये कभी भी, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये मेन रोड है, तो शहर के जो मकान होते थे उनका मेन डोर जो होता था कभी जो है मेन रोड की तरफ नहीं होता था, बल्कि अगर ये मेन रोड है तो यहाँ से कुछ जो है गली होते थे उस शहर के, इस तरीके से गली होते थे और मकान का रुख जो है इधर होता था, इस तरफ होता था ऐसे। यानी कि कभी भी
हड़प्पा सभ्यता जब अपने चरम अवस्था पे था, जब अपने डेवलपमेंट के सबसे उचले स्तर पर था, उस समय में ऐसा नहीं होता है कि मकान जो है मेन रोड के तरफ उसका गेट हो या मेन डोर जो हो मकान के तरफ हो, ऐसा नहीं था। उस मेन रोड से निकलने वाली जो गलियां थी, उस गलियों में ही मकान जो है खुलते थे। कोई भी मकान जो है मेन रोड पे नहीं खुलता था। ये चीज़ें जो है आज भारत की या विश्व की किसी भी शहरी सभ्यता में इतने सिविलाइज्ड तरीके से, इतने प्री प्लान तरीके से कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और ये देखने को मिलता है आज से 4700 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे पहले नगर बसाए गए, जो सबसे पहले शहर बसाए गए, वहाँ पे जो है ये विशेषताएं देखने को मिलती है कि मकान जो होते थे वो मेन रोड पे नहीं खुलते थे, बल्कि मेन रोड से लगे हुए जो रोड गली होती थी उस गली में जो है मकान खुलते थे या मेन डोर जो उनका होता था। ये खास चीजें हैं इस सभ्यता की। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नाले भी कैसे होते थे। तो एक चीज तो कहा जा सकता था कि जितने सिस्टमेटिक तरीके से घर बनाए गए थे उससे कहीं ज़्यादा या उतने ही सिस्टमेटिक तरीके से नाले भी बनाए गए थे। उतने सिस्टमेटिक तरीके से नाले आज के डेवलप्ड सिटी के अंतर्गत, गांव तो छोड़ दीजिए, डेवलप्ड सिटी के अंतर्गत भी उतने प्री प्लान्ड तरीके से नाले भी नहीं बनाए गए थे। नाले कैसे होते थे? तो नॉर्मली जो है नाला जो होता था घर के किनारे से निकलता था और गली जो होता था गली के नाले में जाकर मिल जाता था। नाले जो है सामान्यतः बीच में बनाए जाते थे, गली के नाले में मिल जाता था और ये नाला आगे जाकर किसी बड़े नाले में मिल जाता था। यानी कि छोटे छोटे नाले निकलकर अलग अलग गली से जाकर मेन नाले में मिल गए और ये भी नाला जो है आगे जाकर एक बहुत बड़े नाले में मिल जाता था। नाले में क्या किया जाता था कि जगह जगह पर मेन होल बना दिए जाते थे। मेन होल बनाने से क्या होता था कि कचरा जो है आकर इसमें रह जाता था, पानी आगे बढ़ जाता था और ज़रूरत के हिसाब से जो है जो कचड़े होते थे नाली के उसको यहाँ से निकाल लिया जाता था। नाले जो होते थे वो उसको हल्का स्लोप बनाया जाता था कि ताकि पानी वहाँ रुके नहीं और पानी आगे बढ़ते रहे। जितने भी नाले थे सारे जो नाले जो है ढके हुए होते थे। तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता की नाले की खास विशेषताएं हैं कि नाले जो है बड़ी सटीक तरीके से नाले जो बनाए जाते थे। पानी के निकासी की जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम थी, वो काफ़ी उन्नत थी, काफ़ी डेवलप्ड थी। अब जो है हम सड़क देखते हैं तो शहर की सड़क जो है उसका भी कुछ खास बनावट होता था। शहर की जो मेन सड़कें होती थी वो सड़क जो है एक दूसरे को हमेशा जो है समकोण पर काटती थी, परपेंडिकुलर काटती थी। आज हम देखते हैं कि शहर में क्या होता है, गलियां ऐसे ऐसे होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी। शहर ही क्यों, अब गांव में भी जाकर देख सकते हैं तो इस तरीके की गली जो है आपको देखने को मिलती है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की ये खास चीज़ है कि यहाँ की सड़कें जो थी इतनी टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, सीधे सीधे जो है सड़क बनाए जाते थे और हर सड़क जो है किसी दूसरे सड़क को क्या करता था, समकोण पर आकर 90 डिग्री के एंगल पर आकर काटता था और पूरा शहर जो है छोटा छोटा जो है स्क्वायर में बढ़ जाता था। अगर यहाँ से भी कोई रोड निकलता है, यहाँ से भी कोई रोड निकलता है इस तरीके से, तो इस आप देख सकते हैं तो शहर की बनावट है। ये नाला हो गया, ये हमारा रोड हो गया। इस तरीके से शहर जो होता था छोटे छोटे स्क्वायर में बढ़ जाता था। नाले जो है इतने सटीक तरीके से बनाए जाते हैं और इसी नाले के बीच में जो है नाले, इसी सड़क के बीच में जो है नाले वगैरह भी बनाए जाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता की ये खास चीज़ें होती थी, हड़प्पा नगरों की जो है ये खास चीज़ें होती थी। अब जो है हम इस चैप्टर के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर जो है इस सभ्यता की जो है इतनी विकसित सभ्यता जो थी, इसके व्यापार जो है किन किन जो है राज्यों से होते थे या किन किन देशों से इनके व्यापार होते थे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो व्यापार होते थे वो सिर्फ देश के अंतर्गत ही नहीं होते थे या अपनी सभ्यता के अंतर्गत ही नहीं होते थे, अंदर ही नहीं होते थे, बल्कि बाहरी देशों से भी जो है भारत का यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार का संबंध था। तो हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो है बाहर से भी मंगाई जाती थी और कुछ चीज़ें जो है वो भारत में ही यानी कि उसी सभ्यता के अंतर्गत मिल जाता है। तो कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे तांबा जो है, तांबा उस समय का खास एक धातु था। सोना भी जो है देखने को मिलता है। टीन जो है यह भी देखने को मिलता है।
या हम कह सकते हैं कि कीमती पत्थर जो थे, कीमती पत्थर भी इस्तेमाल होता था। ये जो है इस शहर की जो है कुछ खास चीज़ें थी, और इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देश के अंदर से भी मंगाई जाती थी, यानी कि कोई चीज़ बनाने के लिए, यानी कि कच्चा माल के तौर पर इनको जो है देश के अंदर से भी मंगाया जाता था और देश के बाहर से भी मंगाया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में तांबा जो है वर्तमान राजस्थान का जो इलाका है उसका एक इलाका है खेतड़ी, यहाँ से जो है तांबा जो है पूरे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भेजा जाता था या निर्यात किया जाता था, या अन्य जगहों पर उसका क्या किया जाता था, आयात किया जाता था। सोना जो है और इतना ही नहीं, तांबा जो है भारत से तो मंगाई जाता था, लेकिन भारत से बाहर ओमान जो आज का मिडिल ईस्ट का एक देश है जो सऊदी अरबिया से सटा हुआ है, वहाँ से भी तांबे मंगाए जाने का प्रमाण प्रूफ या साक्ष्य जो है मिलता है। सोना जो है वर्तमान कोलार से, यानी कि कोलार कहाँ है तो कर्नाटक का एक जगह है, वहाँ से जो है सोना का आयात किया जाता था पूरे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। एक चीज़ आपको पता होगा कि कांसे की मूर्तियाँ जो है हड़प्पा सभ्यता से मिलती हैं, और कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टीन को मिलाना पड़ता है। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टीन को मिलाना पड़ता है, और इस टीन को ईरान और अफगानिस्तान से भी मंगाया जाता था। इसको ईरान और अफगानिस्तान से भी मंगाया जाता था, यानी टीन। कांसा बनाने के लिए तांबा तो हमारे पास था ही, या ओमान से हम मंगा ही लेते थे, लेकिन टीन मिलाकर कांसा बनाने के लिए इसको जो है ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। कीमती जो पत्थर थे जिनके सहारे क्या किया जाता था कि मनके बनाए जाते थे, माले बनाए जाते थे, गहने या आभूषण बनाए जाते थे, ये पत्थर जो है नॉर्मल जो है लोथल से मंगाया जाता था, यानी कि आज का गुजरात का जो इलाका है यहाँ से ये कीमती पत्थर बनाए जाते थे, या हम कह सकते हैं कि ईरान या अफगानिस्तान से भी इस तरीके के पत्थर मंगाए जाते थे। तो आप एक चीज़ देख लीजिए कि इसमें कुछ चीज़ें जो है याद करने वाली भी हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है याद करने वाली हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। हर चीज़ जो है समझने वाली नहीं होती है, लेकिन अधिकांश चीज़ें जो मैंने इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाया वो सारी चीज़ें जो है समझने वाली थी। 80% जो है समझने वाली चीज़ें हैं, और इसी पे जो है आपका बेस बनेगा। और आप अगर इतिहास को बेहतर तरीके से आगे पढ़ना चाहते हैं तो यहीं से आपको एक बेहतर बेस मिलेगा। आज के क्लास के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक यू।